मॉर्निंग। आज आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको इंट्रोड्यूस किया था हेंस, बेथे एंड जॉन वैन विक। इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर्म की गई। तो ये ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं, तो पहले उनको कंफर्म करें। फर्स्ट ड्रॉबैक लिगेंड से रिलेटेड है। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बिल्कुल नहीं बताया था कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि लिगेंड वीक है, इसको उसने कंफर्म नहीं किया था। तो ये पहला इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था। सेकंड ड्रॉबैक कलर से रिलेटेड था, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको भी इसने कंफर्म नहीं किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर दैट थर्ड मैग्नेटिक नेचर से रिलेटेड है। कभी कभी इसने मैग्नेटिक नेचर कॉम्प्लेक्स का गड़बड़ बताया था, सही नहीं बताया था, तो ये मैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया अच्छे से। फिर देन फोर्थ जो हम बताते हैं कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सेम मेटल के लिए सेम मेटल आयन लाइक कोबाल्ट Fe6 3 माइनस आयन, और एक हम CO NH3 3+ आयन, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसमें देखिए कोबाल्ट सेम है, तो एक कॉम्प्लेक्स जो है ये शो करता है आउटर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये ऐसा क्यों शो करता है? नॉर्मल केस में हम देखें तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें वीक लिगेंड प्रेजेंट है F- एंड इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है NH3। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होने की वजह से इनर d ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होता है, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हमने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इस केस में ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होने से आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 इस टाइप से। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। इनको दूर करने की कोशिश की गई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हम चले तो मेटल एंड लिगेंड इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वैसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या कहना है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि मेटल एंड लिगेंड इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। अब ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो मेटल और लिगेंड इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पर हम बताते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। फिर द नेक्स्ट सेकंड पोस्टुलेट, लिगेंड मान लीजिए एनायन है, नेगेटिव है, तब उस केस में जो कैटायन होगी वो सेंट्रल मेटल होगी, और कैटायन और एनायन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जरूरी नहीं है कि लिगेंड हमेशा ही नेगेटिव होते हैं, लिगेंड न्यूट्रल भी होते हैं, ये पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में। अब यदि मान लीजिए न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे H2O है, NH3 है, these ligands are neutral ligands। तो इन न्यूट्रल लिगेंड्स में भी नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये नेगेटिव पार्ट है। ये नेगेटिव पार्ट मेटल के कैटायन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये जो दो पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, ये कैटायन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, और उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें कैटायन लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो वो उसका ड्रॉबैक बन गया आगे चलकर। मतलब मेनली टू लिगेंड्स लिए उन्होंने, नेगेटिव लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, इसी के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्रेस करती है। फिर देन थर्ड पॉइंट, लिगेंड मान लीजिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिगेंड जो होगा ये सेंट्रल मेटल के सराउंडेड कुछ इस टाइप से सेट होगा कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। मिनिमम रिपल्शन यदि होगा तभी कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मोर स्टेबल रहेगा। यदि ज्यादा रिपल्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। तो ये थर्ड पॉइंट ये कहता है कि लिगेंड यदि नेगेटिवली चार्ज्ड है
या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी कौन पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव में भी क्या हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है। तो इन लिगेंड को हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिससे मिनिमम रिपल्शन हो और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अब किन के डी ऑर्बिटल्स, तो मेटल के डी ऑर्बिटल। मेटल कौन, ट्रांजिशन मेटल, सेंट्रल मेटल। और इसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, कि ये डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट होने का मतलब इनकी एनर्जी सेम होती है। एक्चुअली इसमें 5 बॉक्सेस होते हैं और ऑल 5 की एनर्जी क्या होती है, सेम एनर्जी सेम है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। एंड ये जो सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स ये तब तक रहते हैं जब तक कि इसमें लिगेंड अटैच ना हो। मान लीजिए इसमें सेंट्रल मेटल में लिगेंड अटैच हो गया है, लिगेंड ने मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है, एंड ये जो लिगेंड है ये स्फेरिकल फॉर्म में यहाँ पर अरेंज है, स्फेरिकल फॉर्म, और वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। यदि स्फेरिकली सिमेट्रिकल फॉर्म में यदि अटैच होते हैं तो डी ऑर्बिटल हमेशा ही डीजेनरेट रहेंगे। पर ये जो स्फेरिकल फॉर्म है ये हमेशा नहीं बना रहता है, मतलब ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हमेशा नहीं रहती, कुछ समय के बाद क्या होती है, चेंज हो जाती है, अनसिमेट्रिकल हो जाती है। और जैसी ये अनसिमेट्रिकल होगी वैसी डी ऑर्बिटल जो है, इसकी जो डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी, इसमें स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं। डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल ऑलवेज क्या होता है, डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी वाला होता है। जब लिगेंड उस सेंट्रल मेटल के साथ ज्वाइन होगा तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होता है। एंड ये जो सिमेट्रिकल फॉर्म जो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म ज्यादा समय तक नहीं रह पाता, और जब ज्यादा समय तक नहीं रहता तो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी तो हमारा किस टाइप से डायग्राम बनेगा उसको हम यहाँ पर क्लियर करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम भी जो हम बना रहे हैं वो 2 डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट, पहला डायग्राम ले रहे हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके लिए चल रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें फर्स्ट हम एनर्जी शो कर रहे हैं, और यहां नीचे हमने 5 डी ऑर्बिटल्स ले लिए, और ये फ्री आयन के हैं। फ्री आयन मतलब मेटल का जो फ्री आयन है, अभी इसमें लिगेंड अटैच नहीं है, उस केस में ये डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स। एंड 5 हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 का सेट है ये। अब इसमें लिगेंड क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। एंड लिगेंड अटैच हो रहा है किस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, सिमेट्रिकल स्फेरिकल फॉर्म में, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और तब भी हम ये 5 को शो करेंगे, और इसको हम बोलेंगे स्फेरिकली क्रिस्टल अरेंजमेंट में है। ये स्फेरिकली क्रिस्टल अरेंजमेंट में है तो ये 5 की एनर्जी इंक्रीज हो गई, और जब ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं रहेगा तब इसमें ब्रेकिंग हो गई। ब्रेकिंग होने के बाद ये 2 सेट बना रहा है, एक सेट ये बनाया और एक सेट देखिए ये बना है। इस सेट को नीचे वाले को हम बोलते हैं T2G, इसे ऐसे ही पढ़ना है T2G, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं EG, इस तरह से आपने इसको पढ़ना। T2G में 3 लाइन से, 3 लाइन का मतलब इसमें 3D ऑर्बिटल है, dxy, dyz एंड dxz। EG का मतलब इसमें 2D ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं डेल्टा O। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके लिए हम O लगाते हैं, मतलब एनर्जी का जो डिफरेंस है T2G और EG के बीच का, इसे हम बोलेंगे डेल्टा O। एंड इस डेल्टा O को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं। इसमें भी हम टू पार्ट्स ले लेते हैं। टू पार्ट्स लेने से मीनिंग ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लिखते हैं 2/5 डेल्टा ओ, और ऊपर वाला पार्ट है 3/5 डेल्टा ओ, और इन दोनों पार्ट को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा ओ ही हमें मिलेगा। तो इस टाइप से ये अरेंजमेंट है। आप चाहे तो ये 3 लाइंस को ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये 3 बॉक्सेस हैं लाइक दिस। ये है T2G एंड EG के लिए 2 बॉक्सेस हैं, ये है EG। इस टाइप से भी आप इसको इमेजिन कर सकते हैं लाइक दिस। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले T2 में जाएगा और फिर किस में जाएगा, EG में जाएगा। ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस। एंड यहीं पर ये डिसाइड हो जाता है कि लिगेंड्स जो है, जो लिगेंड सेंट्रल मैटर के साथ ज्वाइंट हो रहा है वो वीक लिगेंड है क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो EN लिगेंड है ये वीक लिगेंड होता है, NO2 से स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, फिर हमारा Cn- लिगेंड आता है, फिर CO लिगेंड आता है। मतलब CO लिगेंड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एंड EN को हम बोलते हैं वीक लिगेंड कंपैरेटिवली, उसकी कंपैरिजन में वीक लिगेंड। और ये स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको सेट किया है। लिगेंड को स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं तो एक टाइप की सीरीज बन जाती है, एंड ये जो सीरीज बनती है इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिगेंड को स्ट्रेंथ के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना ही क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। फॉर एग्जांपल हम ये सब दे सकते हैं। अब इसी बेसिस पे हम आगे बढ़े तो कुछ प्रॉपर्टीज को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्रेस किया है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उनको किस तरह से एक्सप्रेस किया है उसको भी हम कंफर्म करें। अच्छा, एक चीज और यहाँ देख लें, T एंड EG, इसका मीनिंग क्या है। ये G से मीनिंग होता है जेरार्ड, जेरार्ड का मतलब होता है सेम, इवन, एंड T का मीनिंग है ट्रिपली डिजनरेट, E से मीनिंग है डबली डिजनरेट, मतलब यहाँ 2 d ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी के हैं। ट्रिपली डिजनरेट का मतलब है 3 d ऑर्बिटल हैं जो सेम एनर्जी के हैं। इस टाइप से इनकी मीनिंग है। तो वापस हम कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से किस टाइप से आई हैं उनको हम कंफर्म करें। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनका एक्सप्लेनेशन CFT के बेसिस पे कैसे होगा। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, या स्टेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट्स, इनको हम कैसे कंफर्म करते हैं। इनको कंफर्म करने के लिए बेस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है एंड D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन शायद समझ ही गए होंगे। कोई भी हम एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में D4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके पहले और भी कुछ हो सकता है बट D4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है। अब D4 को हमको फिल करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर। तो D4 को हम किस टाइप से फिल करें, तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन डेल्टा O ग्रेटर देन P, एंड सेकंड ऑप्शन डेल्टा O स्मॉलर देन P। इस तरह से डेल्टा O अभी आपने देखा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब P क्या है, P का मीनिंग है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, मतलब पेयरिंग के लिए जो एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी लगती है, उसे हम बोलते हैं P। और रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग से मतलब है ऑर्बिटल्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड अप होना। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम बोलेंगे P। हमेशा ध्यान रखिए कि एनर्जी का यूज कम से कम होना चाहिए, मतलब हम वो काम करेंगे जिसमें एनर्जी कम यूज हो रही। जैसे इस पर्टिकुलर केस में चले P, ये लोअर है, मतलब कम एनर्जी लग रही है। कम एनर्जी लगने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को हम पेयर्ड अप कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर लेंगे तो फिलिंग किस टाइप से होगी, पहले T2G में इलेक्ट्रॉन फिल होगा और फिर EG में फिल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी आपने जो डायग्राम देखा था उसमें लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन था, T2G, और हायर एनर्जी वाला कौन था, EG।
तो हम पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, T2G में। एंड T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 4 फिल होंगे। अब देखिए 4 क्यों फिल हो रहे हैं, 4 इसलिए फिल हो रहे हैं क्योंकि D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन है 111 यदि हमने फिल कर दी 111 से, मीनिंग T2G, इस T2G में बेसिकली कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और इसमें यदि हमने 111 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया लाइक दिस, ये फिल किया, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 3, फोर्थ को फिल करना है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम पेयर्ड अप कर लेंगे, पेयर्ड अप कर लेंगे मतलब यही हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप कर लिए, तो Eg क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 4, तो T2G 4 ले लिया और Eg की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इस टाइप से डेल्टा ओ ग्रेटर देन P के केस में T2G 4 Eg 0 ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट ये है कि जो स्पिनिंग होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए कम है, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस केस में फॉर्म होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसकी प्रेजेंस होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो अलग अलग चीजें निकल के सामने आ गई इस ऑप्शन के बेसिस पर। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, डेल्टा ओ स्मॉलर देन पी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप नहीं करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन हमने पेयर्ड अप नहीं किया तो पहले हम T2G में इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले थे, तो इसमें डायरेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 3। अब बचा 1, तो किस में फिल करेंगे, Eg में फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप ही नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी हम नहीं देंगे। इस केस में इनको अनपेयर्ड फॉर्म में रखेंगे। बॉक्सेस के फॉर्म में देखें तो किस टाइप से होगा, T2G, इसमें हमने 111 ये इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, एंड Eg इसमें हमने कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। एंड जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, इसका मतलब जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। इस टाइप से ये रिजल्ट आ गया। सो फाइनल रिजल्ट, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा मिलती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनता है, डेल्टा ओ की वैल्यू कम मिलती है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड वीक फील्ड लिगेंड बनता है। सो इस टाइप से ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को ये कंफर्म करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, कलर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ये कलर की प्रॉपर्टी को भी एक्सप्रेस करता है। जैसे मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में चले CuH2O होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2+, इस कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में Cu जो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2, और इसका कलर होता है ब्लू। अब ब्लू कलर कैसे आता है, ब्लू कलर के पीछे रीजन ये दिया जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो सेंट्रल मेटल है, इसका जो d ऑर्बिटल है, ये विजिबल रीजन की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट। एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या मिलता है, ब्लू। तो इस टाइप से पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का कलर क्या आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है। तो ये हमने कलर के बारे में इसमें बताया। और देखिए ट्रांजिशन यहाँ भी हो गई है, dd ट्रांजिशन। कैसे dd ट्रांजिशन, T2G और Eg, T2G नीचे है, Eg ऊपर है। T2G का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब D से D क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया। सो इस टाइप से कलर प्रॉपर्टी जनरेट होती है। फिर ये थर्ड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी कंफर्म करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दी है तो नेचर हो जाएगा उसका पैरामैग्नेटिक, और मान लीजिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेचर हो जाएगा उसका डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये प्रॉपर्टीज आ गई। और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मैग्नेटिक मूवमेंट ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये मैग्नेटिज्म को भी एक्सप्रेस करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस टाइप से ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसी भी कॉम्प्लेक्स की। पर ये हमने सब देखा था किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब थोड़ा सा हम टेट्राहेड्रल के लिए भी बना लें। टेट्राहेड्रल के लिए डायग्राम किस टाइप से बनेगा उसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल के लिए हम बना रहे हैं। फर्स्ट हमने यहाँ ले ली एनर्जी, यहाँ भी हम 5 ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, फ्री आयंस के फॉर्म में है ये, मेटल का ये d ऑर्बिटल है ये, और जैसे ये लिगेंड के साथ अटैच हुआ है स्फेरिकल फॉर्म में आ गया, तो ये स्फेरिकल क्रिस्टल है ये, उसमें इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, फिर जाके स्प्लिटिंग हो जाती है, इसमें 2 का सेट एंड 3 का सेट मिलेगा, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा टी, टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल, इसके पहले आपने ओ लिया था ऑक्टाहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल होगा। ये हमारा Eg है, ये हमारा T2G है, सेम वैसे ही एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2G इज कॉल्ड डेल्टा टी एंड दिस डेल्टा टी इक्वल्स टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये हमारी होती। और इसमें भी यदि हम पार्ट्स कंफर्म करें तो जो लोअर पार्ट है 3/5 डेल्टा टी, अपर पार्ट 3/5 डेल्टा टी होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी मिलेगा। Eg में 2 ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल dx² - y² dz², T2G में 3 हैं, dxy dyz dxz। सो इस टाइप से ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डायग्राम फॉर्म हुआ। तो ये सारा था हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो अच्छे से आप लोग तैयार करिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू।